तो
Good afternoon, Naman. Am I audible and screen is visible? Yes, sir, you are audible and your screen is also visible. Okay. चलिए और भी आपके फ्रेंड्स ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसे जरा सॉल्व करते हैं। आज हम लोगों का रिकैप सेशन है, आई थिंक। Yes, sir. चलिए इस क्वेश्चन को ऑलरेडी आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन के स्टार्टिंग के कुछ क्लासेस हुए होंगे, तो ये क्वेश्चन हो चुका था आपके क्लास में डिस्कस। एक्चुअली अलजेब्रिक के एक्सप्रेशन थर्सडे को हुआ था और थर्सडे को मैं अटेंड नहीं किया था। अच्छा, सैटरडे संडे मिलता है सिर्फ अटेंड करने के लिए, इसलिए। ओके। चलिए एक बार अटेम्प्ट करके देखिए, रहे कैट के पेपर का क्वेश्चन है, एक बार अटेम्प्ट कीजिए फिर डिस्कस करते हैं। तब तक ओके सर। 1-2 मिनट्स और देख लेते हैं, कोई आपके और फ्रेंड्स ज्वाइन कर लें, नहीं तो मैं आपको ये टॉपिक डिस्कस कर लूंगा पूरा डिटेल में स्टार्टिंग से। यस सर, अभी आएंगे बच्चे, लास्ट क्लास में थे उत्कर्ष, गोकिल, देव तीनों थे, तो अभी आ रहे होंगे। ऑलरेडी मैं तो 15-19 हो चुका है, तो मैं इसको वेट कर रहा हूँ काफी बार। ओके। ओके, 21 हो चुके हैं अब। कोई भी फ्रेंड नहीं है तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था। इससे पहले मैं बेसिक सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जस्ट बेसिक से एक बार ओवरव्यू देता हूँ कि आप एक बार रीड करते चलिएगा कि कौन से क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं और कौन से नहीं। कि आपका टॉपिक मिस हुआ था। फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन हमारे सामने टू लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल में जब बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल की जब मैं बातें करता हूँ, उसमें अगर हो तो वहां पे हम लोग कंडीशन चेक करते हैं। इफ a1 by a2 not equal to b1 by b2 then they provide unique solution. If a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 then they provide infinite many solution.
and if linear equation have a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2, then they have no solution. प्लीज एक बार ये रिप्लाई कर दो, क्या ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया? और आई थिंक ये पहले भी आपको पता था। यस सर। अब यहाँ पे पॉइंट समझते हैं। अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ तो ड्रॉ करूंगा तो मेरे सामने तो स्ट्रेट लाइन आएंगे। लीनियर इक्वेशन वर्ड का मीनिंग ही है कि अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश, ग्राफ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो मुझे इनके पॉइंट से एक लाइन मिलेगा। सो अगर यूनिक सॉल्यूशन है दैट मींस टू लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे एंड दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज नोन एज सॉल्यूशन। जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा वही मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा फॉर यूनिक सॉल्यूशन के कंडीशन। इफ हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन दैट मींस वन लाइन है और दूसरा लाइन इसी के ऊपर ओवरलैप कर चुका है, देन दे हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्योंकि इस कंडीशन में एवरी जगह पे a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 आएगा। एंड हैव नो सॉल्यूशन दैट मींस अगर टू लाइन ड्रॉ किया है तो बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, सो देयरफॉर दे प्रोवाइड नो सॉल्यूशन। यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन का बेसिक सा कॉन्सेप्ट आ गया। अब मैं आगे चलूं। इसके बाद कुछ ये आइडेंटिटीज हैं अलजेब्रिक, ये हमें लर्न होना चाहिए। आपको ऑलरेडी ई बुक के फॉर्म में भी लिखे होंगे, ये आइडेंटिटी लर्न होना चाहिए। अब आपके इस आइडेंटिटीज के बेस पे डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक आइडेंटिटी आप और लिखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये इसी को और अदर फॉर्म में थोड़ा सा लिख दिया जाता है, दैट इज 1/2 बाहर कॉमन ले लिए, a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। इन इस फॉर्म को इस दो फॉर्मूले से समझते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन आता है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये आइडेंटिटीज अगर हमें याद हो तो कई सारे क्वेश्चंस में अलजेब्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाती है। यहां तक हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे ये क्वेश्चन था, आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन आप बेसिक से हैं, बड़े आराम से सॉल्व करते होंगे। इफ x प्लस 1 by x is equal to 11 then what is the value of x square plus 1 by x square? एक और फटाफट आंसर रिप्लाई कर दे बच्चे। ये तो निकल जाएगा, ये बहुत ही आराम से निकल जाएगा। उत्कर्ष प्लीज एक बार आप भी रिप्लाई करते रहना। 119 आपने आंसर भी रिप्लाई कर दिया, वेरी गुड सोर्स बच्चे। अब यहीं पे मैं बच्चे क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में मैंने लिखा है 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 12 देन 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बच्चे जल्दी से इसका आंसर रिप्लाई कीजिए।
बच्चे आंसर। नहीं, T21 बिल्कुल उत्कर्ष। बच्चे जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना, तो जिन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला से याद कर लिया उनके हमेशा आंसर गलत आएंगे, या वो इस तरह के टर्म को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने कॉन्सेप्ट समझाया उन्हें बहुत आसानी होगी। प्लीज समझिए, अगर आपको ये स्क्वायर्स कैलकुलेट करना हो तो दिस लाइक ए स्क्वायर एंड दिस लाइक बी स्क्वायर, सो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर आपको इफ यू कैलकुलेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके लिए तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, आप यूज करोगे दिस इज लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मुझे a प्लस बी गिवन है तो मैं ये पार्ट, और मुझे गिवन भी था a प्लस बी ही, मैं a प्लस बी गिवन है तो मैं ये पार्ट यूज करता, और अगर माइनस गिवन होता तो मैं फिर माइनस वाला पार्ट देखता, और फिर यहाँ माइनस आया था और फिर यहाँ प्लस आया था, तो मैं इस ढंग से आराम से सॉल्व कर पाता। बट मेरा पॉइंट बोल रहा है कि मुझे ये चीजें अगर नहीं पता हो, मैं कैसे सॉल्व करूं। मैंने बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप समझिए आप क्या यूज करते हो कि दिस इज लाइक के, सो के स्क्वायर माइनस, जनरली आपके साथ हमेशा ये टर्म दिख रहा है, तो आप यहाँ देख रहे हो a इंटू बी का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, आप इसीलिए फॉर्मूला यूज कर लेते थे कि के स्क्वायर माइनस 2, बट के स्क्वायर माइनस 2 नहीं है, के स्क्वायर माइनस 2l, वेयर l इज a इंटू बी एंड k इज a प्लस बी। अगर आपको ये दो टर्म्स पता है, और सेकेंड पॉइंट की अगर आपको फाइंड क्या करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फाइंड करने के लिए आपको ए प्लस बी का वैल्यू चाहिए और फिर दूसरा ए माइनस बी का वैल्यू चाहिए। अगर आप ये दो कंपैरिजन समझ पाए हैं तो अब समझते हैं हमारा क्वेश्चन जो था, हम उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन का पॉइंट से दैट, और क्वेश्चन को जरा सा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पॉइंट से दैट मुझे 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/2x का होल स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, यानी लाइक a इज 3x एंड b इज 1/2x। सो मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर चाहिए, एक तो मुझे इसके लिए वैल्यू चाहिए 3x प्लस 1/2x का वैल्यू चाहिए एक तो, और दूसरा 3x इंटू 1/2x दैट इज इक्वल टू से कैंसिल आउट कर दिए, तो दैट वैल्यू इज 3/2। तो मुझे इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे 3x प्लस 1/2x चाहिए, और मुझे प्रोवाइड था 2x प्लस 1/3x। मुझे यहां से जल्दी से कैलकुलेट करके जरा रिप्लाई कर दो कि 3x प्लस 1/2x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये कैसे कैलकुलेट करूंगा। वेरी गुड, 18 आ जाएगा। अब मैं यहां से कंपेयर करने चलूंगा कि मुझे अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ पे ए वाले टर्म्स को ए वाले टर्म्स के साथ कंपेयर कर रहा हूं। मुझे 2x से 3x बनाना है, तो कैसे बनेगा, दैट मीन्स इसे 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी। और जैसे ही आप एक टर्म को फाइंड आउट कर लोगे 100% यहाँ पैटर्न ऐसा लिखेगा रहेगा कि दूसरा टर्म ऑटोमेटिकली बन गया। सो अगर आप इधर 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपके वैल्यूज आ जाएंगे, दैट इज 3x प्लस 1/2x इक्वल टू 18। सो अब आपके वैल्यू आ गए 18, तो आंसर हो गया 18 का स्क्वायर 324 माइनस 2 इंटू 3/2, सो 324 माइनस 2, आंसर इज 321। एक बार रिप्लाई कर दे, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया। प्लीज फॉर्मूला नहीं रखना, आप पैटर्न को समझो कि मुझे कैलकुलेट क्या करना है। सेम अगर कहीं पे भी आपको ए क्यू प्लस बी क्यू कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला रटेगा वो इस क्वेश्चन को कभी नहीं कर पाता, और जिसने पैटर्न समझ लिया है उसे कभी दिक्कत नहीं हुआ। जैसे उसका उसने सही आंसर रिप्लाई किया था, बिल्कुल सही।
अब यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा गया है, मुझे अगर ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा जाए तो मैं सीधा सा फॉर्मेट पे आ जाऊंगा कि मुझे ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा गया है, तो दैट मीन्स मुझे एक तो ए प्लस बी का होल क्यूब वाला आइडेंटिटी लगाऊंगा, दैट इज ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब आपसे ये पूछा गया, ये सारे टर्म्स सॉरी इधर प्लस हो गए, ये सारे टर्म्स इधर आके माइनस हो जाएंगे, दैट मीन्स ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब आपको ये ढूंढना है कि मुझे ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए और ए इंटू बी की वैल्यू चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू हमारे लिए कैलकुलेट है। अगर आप ये पॉइंट समझ पा रहे हो तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। यहाँ तो फॉर एग्जांपल आपके लिए इजी दिख रहा है कि सर मैं तो ओरली कर लिया कि दिस इज 10 एंड दिस इज 10, सो 20 आ गया और 10 इंटू 10 100 आ गया, यानी मुझे पता चल चुका है पी का वैल्यू 10 है, क्यू का वैल्यू 10 है, मैं यहाँ से आंसर कर दूंगा बिल्कुल। बट जब जनरली आपके साथ क्वेश्चन हो तो वहां पे आप इस ढंग से डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वहां की पॉइंट को जरा सा समझें। सिमिलरली मैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन को ऐसे ही कर लेता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट के तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहां से इसके रूट्स आ जाते हैं, यानी दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट होल के अंडर रूट में ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और टोटल बाई 2। अब इसी के बेसिस पे हम नेचर ऑफ रूट और सारे कुछ वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी बाई ए आता है। नेचर ऑफ रूट के लिए बताया गया है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए, यानी जो ये पार्ट था, देन बोथ रूट आर रियल एंड इक्वल। if b square minus 4ac greater than 0 आ जाए, then both root are real and different, and if b square is less than 4ac आ जाए, then both root are imaginary। मुझे ये क्वाड्रेटिक का बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी एग्जाम में डायरेक्टली टाइम की कमी आ रही है और आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को देख करके उसके नेचर के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख करके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि इसके बोथ रूट आर पॉजिटिव आएंगे या बोथ रूट निगेटिव आएंगे, या वन रूट पॉजिटिव होगा अनदर रूट निगेटिव होगा, पॉजिटिव वाले का न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा होगा या निगेटिव वाले का न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा होगा। हमें ये सारे पॉइंट्स डायरेक्टली रिप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा दूं, मैंने एक इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर, जनरल इक्वेशन लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जनरली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में दिखता है, बट अगर मैं वेरी करूँ तो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को 4 फॉर्म में चले जाएंगे। या तो ये दिखेगा, या मुझे दिखता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, या मुझे दिखता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, या फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे दिखता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। मुझे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो जनरली इसी 4 फॉर्म में एग्जाम में दिखते हैं या किसी भी क्वेश्चन के साथ दिखते हैं। अब यहाँ तो ऑलवेज ए पॉजिटिव है, तो नेचर ऑफ रूट ए पे तो कभी नहीं डिपेंड करेगा। अब मैं आता हूँ बी और सी वाले पॉइंट। Sign of C is positive, then both root have same nature. Same nature means both root are positive और both root are negative. यहाँ पे भी C positive है, so both root are positive और both root are negative. यहाँ C negative है, so one root is positive and one negative. यहाँ भी C negative है, so one root is positive and one root is negative. हम तो इतना पॉइंट डायरेक्टली देख के बता सकते हैं। मैं इसमें भी यहाँ पे जो 2 ऑब्लिक लिखा हूं, मैं यहाँ पे भी 100% श्योरिटी के साथ बोलूंगा कि कब बोथ रूट पॉजिटिव होंगे और कब बोथ रूट निगेटिव होंगे। सो मैं अगर यहाँ पे चेक करूं तो ये तो सी डिपेंड किया, बी से दैट बी का जो भी साइन है रूट में हमेशा उसके अपोजिट फेवर वाला बात करेगा। सो हियर बी इज पॉजिटिव, दैट मींस बोथ रूट आर निगेटिव। हियर बी इज निगेटिव, सो यह पॉजिटिव का सपोर्ट करेगा, यानी बोथ रूट आर पॉजिटिव। अब यहाँ पे आ जाओ, बी पॉजिटिव है तो वो निगेटिव का सपोर्ट करेगा, यानी न्यूमेरिक वैल्यू निगेटिव का ज्यादा होगा, पॉजिटिव का कम।
और यहाँ पे b का साइन निगेटिव है तो न्यूमेरिक वैल्यू पॉजिटिव का ज्यादा होगा, निगेटिव का कम होगा। प्लीज एक बार ये रिप्लाई कर दे, क्या ये पॉइंट समझ पाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने के बाद? ओके, वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट थोड़े से अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे इसका आंसर अगर आपको मैं डायरेक्टली बोल दूं मुझे बता दीजिए इसके आंसर क्या आएंगे, विदाउट पेपर पेन यूज किए हुए, कि सिर्फ यही चांस है, दूसरा तो कोई चांस ही नहीं आंसर आने का। वेरी गुड, थर्ड ऑप्शन है, वेरी गुड उत्कर्ष, बिकॉज सी पॉजिटिव था सो बोथ रूट हैव सेम नेचर, दैट मींस बोथ रूट या तो पॉजिटिव आता है निगेटिव आता है, ये रिजेक्ट या तो ये बचा या ये बचा। बी का साइन निगेटिव है तो वो पॉजिटिव का सपोर्टर आएगा, दैट मींस बोथ रूट आर पॉजिटिव। मैंने कैलकुलेशन भी नहीं किया, आप क्रॉस चेक करके देख लेना, आंसर यही आएंगे। बच्चे एक बार फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट समझ में आ गए? ओके बच्चे, चलिए अब आगे चलते हैं। कोई भी आपके फ्रेंड अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं क्लास में? अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया बच्चे, जल्दी से फटाफट जरा इसका आंसर बता दो। ये क्वाड्रेटिक के उसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, जरा फटाफट आंसर रिप्लाई कर दीजिए। कर्स अमन, बच्चे प्लीज आंसर रिप्लाई करो क्विकली, कैलकुलेशन नहीं है। तो ये सब चीजें 1 एंड 3 नहीं, अमन 3 नहीं, 1 और 2 में आप ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। 1 इज करेक्ट आंसर, बट मैं देखूं 1 एंड 2 के साथ जाएंगे कैसे, जरा पॉइंट मेरा समझिएगा। Question say that if alpha and beta are the roots of this equation, form an equation whose root are alpha by beta and beta by alpha. A new equation form करना है whose two roots are alpha by beta and beta by alpha. So product of root is what? Product of root is what? That means alpha by beta into beta by alpha. So product of root equal to 1. और मैंने पीछे देखा है प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू सी बाय ए होता है, सो सी बाय ए इक्वल टू 1, दैट मींस ए इक्वल टू सी। सो ए इक्वल टू सी तो या तो सेकंड ऑप्शन होगा या फर्स्ट ऑप्शन होगा, थर्ड और फोर्थ तो रिजेक्ट हो गया। बच्चे फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या इतना पॉइंट क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से दैट कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस फर्स्ट इक्वेशन। अभी शायद आप मिडिल टर्म में स्प्लिट करके ये निकाल रखे होंगे कि एक रूट 4 आ रहा था, दूसरा 3 आ रहा था। मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं निकाल कैलकुलेट करना है। अगर यहाँ कुछ ऐसा इरेशनल रूट आ रहा हो, रेशनल रूट आ ही नहीं रहा हो, तो मुझे कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाएंगे। बच्चे मैंने सीधा बात बोला कि मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट वाले से तो ये डिसाइड हो चुका है कि या तो फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे। अब मुझे मिडिल टर्म के बारे में देखना है, यानी बी एक्स वाले टर्म के बारे में। यहाँ बी वाला टर्म निगेटिव है, यहाँ बी वाला टर्म पॉजिटिव है। और मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन इक्वेशन इज k into x square minus sum of root, यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट मींस अल्फा इंटू बीटा। ये जनरल फॉर्म होता है। मुझे सम ऑफ रूट चाहिए, जरा यहां से देखिए, सम ऑफ रूट मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा? alpha by beta plus beta by alpha, so that value is alpha square plus beta square by alpha into beta। अब मुझे पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगा ऑलवेज, बिकॉज बोथ आर स्क्वायर्स।
सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब मुझे ये पता करना है कि नेचर ऑफ अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। अगर मैं प्रीवियस इक्वेशन को देखूं, जिस इक्वेशन के दोनों अल्फा और बीटा रूट थे, उस इक्वेशन की तरफ देख रहा हूं, मुझे क्या दिख रहा है कि अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या आ रही है। मुझे दिख रहा है कि अल्फा इंटू बीटा, यानी इसके अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू तो 12 बाय समथिंग, यानी पॉजिटिव आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा इज पॉजिटिव, सो दैट मीन्स सम ऑफ रूट में अब जो भी टर्म आएगा, ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब बाहर वाला जो माइनस साइन है सो होल टर्म को निगेटिव कर देगा, और होल टर्म में बी वाला टर्म निगेटिव हो जाएगा। फर्स्ट आंसर आ गया। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, मैं सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करके चेक कर लिया, मेरा आंसर तो पॉसिबल ओनली फर्स्ट है। एक बार प्लीज रिप्लाई कर दो, क्या ये टर्म समझ पाए आप लोग? वेरी गुड, मैं नेक्स्ट चलता हूँ पीछे। और ये आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। अच्छा चलो आ जाते हैं। आई थिंक प्रीवियस C2 तक तो क्लास के अंदर सॉल्व भी हो गया होगा। मैं उसके आगे चलता हूँ, उसके आगे से क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं मैं उसे सॉल्व करूं 1 मिनट में। बच्चे प्लीज समझना, एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन है और देखो कितने इजी से क्वेश्चन है। A farmer decide to fencing along one side of property, so he planned to place several posts at 6 meter gap with the post fixed at both end. That means ये अगर था तो इस दिस एंड एंड दिस एंड तो फिक्स ही है, और बिटवीन में एवरी 6 मीटर के ऊपर वो इंगेज करता जाएगा। After buying material, he found that number of posts with him was 5 less. So उसे जितना रिक्वायर्ड था अब उसके पास उससे 5 लेस आया है। वेरी गुड। Then he find that number of posts he bought would be just sufficient if post them 8 meters. अगर वो 6 के बदले में 8 पे लगाए तो उसके पास सफिशिएंट है, यानी जितना रिक्वायर्ड है उतना ही है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेंथ एंड नंबर ही बाइज, लेंथ क्या होगा। अब एक पॉइंट समझ लीजिए, उसका पॉइंट था अगर 6 से वो डिवाइड कर रहा था क्योंकि 6 मीटर पे लगा रहा था, दैट मींस ये जो लेंथ है दिस इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 6। एंड सेकंड पॉइंट से दैट कि वो 8 पे लगा रहा है तब भी कंप्लीटली हो रहा है, यानी दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। सो नंबर डिविजिबल बाय बोथ 6 एंड 8, ओनली वन ऑप्शन इज पॉसिबल, दैट इज फोर्थ और थर्ड। फर्स्ट और सेकंड तो रिजेक्ट हो गया। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंड सेकंड तो रिजेक्ट हो गया, थर्ड एंड फोर्थ है। नेक्स्ट पॉइंट से दैट अगर 120 मीटर उसकी लेंथ थी, अगर वो 6 मीटर पे लगा रहा था, फेंस कर रहा था, तो उसे टोटल कितने रिक्वायर्ड हो गए? 120 डिवाइडेड बाय 6, सो दैट इज 20 प्लस 1। 20 क्यों? क्योंकि 20 इंटरवल पे चल रहे हैं तो ये तो 20 यहाँ होंगे और बोथ एंड पे था, इसीलिए प्लस 1 एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी 0 पे भी लगा होगा। दैट मींस 0 मीटर पे, फिर 6 मीटर पे, फिर 12 पे, और इस ढंग से टोटल 21 आ जाएंगे। दिस से दैट इनिशियल कंडीशन में उसे 21 चाहिए था, और जब वो 8 से लगा रहा है तो 120 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 15, और फिर प्लस 1, सो दैट वैल्यू इज 16। दोनों के बीच के डिफरेंस देख लीजिए, जो कहा गया कि 5 लेस वह भी सेटिस्फाई कर चुका है। आंसर इज 4। तो प्लीज एक बार रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया सभी लोगों को? ओके।
नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Let P and Q be the root of this quadratic equation, then what is the minimum value of P and Q? P square plus Q square. तो बच्चे एकदम बहुत इजी सा क्वेश्चन है। This point say that find the value of P square plus Q square and P and Q are the root of this equation. So पहला पॉइंट P square plus Q square is equal to, मुझे जितना पता है P plus Q का होल स्क्वायर माइनस 2PQ। बच्चे यस और नो, ये पॉइंट प्लीज रिप्लाई कर दो, ये पॉइंट आएगा या नहीं आएगा? मैं इवेंटली इसे यह भी लिख सकता था P माइनस Q होल स्क्वायर प्लस 2PQ, मैं दोनों में से कुछ भी लिख सकता था। वेरी गुड, मैं दोनों में से कुछ भी वैल्यू लिख सकता था बट मैं निगेटिव वाला तो लूंगा नहीं ना, क्योंकि मुझे P प्लस बी क्यू का वैल्यू है पता है, P इंटू क्यू का वैल्यू पता है। मैंने P प्लस क्यू का वैल्यू पुट कर दिया। P प्लस क्यू में सम ऑफ रूट दैट इज माइनस बी बाई ए, सो दैट इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2PQ, तो 2PQ का वैल्यू है माइनस अल्फा प्लस 1, सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया 2 इंटू अल्फा प्लस 1। इसका मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर आप इसको सॉल्व कर लो तो दिस इज अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4 प्लस 2 अल्फा प्लस 2, सो दिस इज अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 6। बच्चे अगर इसका मिनिमम वैल्यू पूछूं तो मुझे अभी नहीं पता, बट अगर मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर बना करके कभी भी मिनिमम स्क्वायर पूछे, यहाँ तक तो करने में बच्चे नहीं घबराते हैं, इसके बाद वो समझ नहीं आता है क्या करना है। इसके बाद आप इसे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लाना। सो दिस इज अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 5। मैं जब ये लिखा हूं तो दिस इज व्हाट, दिस इज अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ये 5 है, ये तो 5 तो रहेगा ही रहेगा, इसका मिनिमम वैल्यू निगेटिव तो कभी नहीं जा सकता, इसका मिनिमम वैल्यू तो 0 ही आ सकता है ना, तो दैट इज 0 प्लस 5, सो मिनिमम वैल्यू इज 5। बच्चे फटाफट एक बार रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? अगर आपको मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना पड़े, देखिए यहां तक प्रोसेस कुछ नहीं था, मेन प्रोसेस था कि जब आपको इस टर्म में दिखे इसके बाद आप इसे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। अमन रिप्लाई कर दे, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? ओके बच्चे, बच्चे अगर नहीं समझ में आया ना या मेरी क्लास तेज लगे तो प्लीज रिप्लाई कर देना, क्योंकि अगर आप नहीं रिप्लाई करोगे तो फिर ये सब पॉइंट नहीं समझ पाएंगे, और ये एग्जाम के एज इट इज क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। नहीं एक्चुअली ये मिनिमम फाइंड करने के लिए ना मैं डिफरेंशिएशन डाल रहा था, वो जो होता है ना फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड डिफरेंशिएशन, तो कहीं पे वो 2 वैल्यू मेरा अटक गया था, वही मैं देख रहा था क्यों गड़बड़ हो रहा है, मैं 6 आ रहा था इसलिए। एक पॉइंट समझिए, डिफरेंशिएशन से अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं, या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं या फिजिक्स ऑनर्स या मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं बिल्कुल कर सकते हैं, बट कैट के सिलेबस में कहीं डिफरेंशिएशन टर्म्स नहीं है। सो इसका मतलब तो आप इसे ये पॉइंट तो पहले पॉइंट कीजिएगा कि शायद विदाउट डिफरेंशिएशन क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। डिफरेंशिएशन से करने से क्वेश्चन कुछ बहुत आसान हो जाते हैं,
बट यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिससे आपको मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमें डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़े, कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले एंड सेकंड डेरिवेटिव निकाले फिर वहां से क्रॉस चेक करें। नहीं जी, यहाँ बेसिक से कॉन्सेप्ट आएंगे, क्योंकि हर किसी को हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं सिखा सकते। अब जैसे ये क्वेश्चन रहा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज ऐसा है जिसकी वजह से बच्चे घबरा जाते हैं इस क्वेश्चन में। जल्दी से फटाफट आंसर कर दीजिए इसके। वैल्यू है आपके वो ये है, वेरी गुड। सो बच्चे आंसर इज फर्स्ट। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, प्लीज सॉल्व दिस वन। वेरी गुड। आई थिंक जा चुके हैं क्लास। अमन फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है अमन? नो सर। अच्छा अमन, एक पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, मैं अभी तक के आपके जितने भी टॉपिक बच्चे हुए हैं क्या उन सब का P3-4 आपके कंप्लीट हैं? सर मैक्सिमम की कंप्लीट है, सिर्फ BARC में 2-4 के नहीं, और क्वांट्स में लगभग सबके कंप्लीट है PE। प्लीज क्वांट हो या वर्बल हो या रीजनिंग, बच्चे सबके ऑल टॉपिक्स के प्लीज कंप्लीट रखें। बिकॉज अगर आप ये नहीं करते हो तो क्या होता है क्लास में, तो आप तो थोड़ा सा हमारे पॉइंट से पुशअप मिलता है, आप क्वेश्चन कर लेते हो, बट मैं क्लास के अंदर 1.5 आवर में ऑल टाइप्स वेराइटी ऑफ क्वेश्चन नहीं मैं शो कर पाता हूँ। कॉन्सेप्ट में पूरा बता के जाता हूँ, बट क्वेश्चन के लैंग्वेज को मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाता हूँ।
और यही क्वेश्चंस या उसी लैंग्वेज में जब एग्जाम में आते हैं या आपके मॉक में आते हैं तो आपके स्कोर खराब हो जाते हैं। तो प्लीज कोशिश करें कि पी 3-4 करने से आपको ये एडवांटेज मिलता है कि आपको क्वेश्चन का लेवल, लैंग्वेज सब कुछ पता चल जाता है। प्लीज P3 एंड 4 100% कंप्लीट करें। इस बार आपने मॉक दिया था? यस सर। क्या रहा परसेंटाइल? परसेंटाइल मेरे को याद में नहीं है। 89 में विनकेट 12 दिया था, 12 या 13 दिया था ट्यूसडे को, तो समथिंग 87 या 89 परसेंटाइल हुआ था। 56 मार्क्स थे, इतना याद है। अच्छा, 56 मार्क्स थे। क्वेश्चन कितने टोटल अटेम्प्ट थे आपके? अटेम्प्ट्स मैं ध्यान से नहीं दिया था, बट मैं एवरेज देख सकती ऑन एंड एवरेज? सर क्वांट्स में मैंने 12 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से कि 6 सही हुए थे, 6 गलत हुए थे। हो गया ना? अगर आपने वो निगेटिव नहीं जाता तो आपका परसेंटाइल सीधा 6-7 परसेंटाइल ऊपर जाता, 6-7। आराम से। प्लीज इसी पॉइंट को हमें देखना है, क्योंकि मैं अभी उत्कर्ष भी क्लास में जब थे मैं यही चीज देख रहा था। उत्कर्ष को फर्स्ट टाइम रॉन्ग आता था, मैं रॉन्ग बोलता था, फिर वो करेक्ट आंसर करते थे। ये 50-50 वाला जो चांस चल रहा है ना, आपको इससे निकलना पड़ेगा। आप जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो ना, उसके सारे एंगल्स को पहले से डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि ये चलेगा या ये चलेगा। जब ये चीजें आप डायरेक्ट एग्जाम में जाके करते हो ना, तो निगेटिव ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल यस अभी मैं क्वाड्रेटिक वाला भी दिखाया, मैंने क्वेश्चन कैलकुलेशन नहीं किया, बट 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके 2 में भी मैंने फिर से चेक करके बता दिया कि ये आंसर है। ये प्रैक्टिस जब आप यहाँ करते हो और इसके बाद आप खुद से 2-4 क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करते हो, आपको समझ में आता है, फिर आप आगे एग्जाम में कर पाते हो। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपके लिए टफ होता है। तो प्लीज इन पॉइंटों को याद रखिएगा कि कोशिश करें कि परसेंटाइल इंप्रूव हो और निगेटिव नहीं हो। निगेटिव बहुत गलत चीज है। अब ये क्वेश्चन आ गया अगेन, the minimum possible value of sum of the square of roots, as that is previous question की तरह है। जल्दी से इसका आंसर रिप्लाई कर दीजिए। Very good. So then solve this one.
भी मैंने स्टार्टिंग में किया था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, दैट मींस a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 आना चाहिए। ये सर इसमें वैल्यूज तो 3 आ रहे हैं, 2 से ज्यादा आ रहा है। उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता। इस पॉइंट से दैट प्लीज समझिएगा यहाँ पे कितनी बड़ी गलती आपने किया है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती की हो। This point say that k plus 1 this so a1 by a2 तो that means k plus 1 by a2 का वैल्यू k इक्वल टू b1 by b2 so 8 by k plus 3 इक्वल टू c1 by c2 so 4k by 3k minus 1। अब मैं इसी दो को कंपेयर किया, इस दो को सब कंपेयर किया तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, जब इसे सॉल्व किए तो k की आपके पास दो वैल्यू आए होंगे, क्या क्या आ गया, एक आया था 4 + 2, एक तो 3 आया 1 and और 3 एक आया, 1 आया। हाँ 1 and 3 आ गया। प्लीज नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, 1 and 3 तब आया, दिस से दैट की k की दो वैल्यू है, लेकिन आपको ये तो चेक करना पड़ेगा कि इस दोनों ही वैल्यू पे यह भी इक्वल हो रहा है, क्योंकि मैं k का वैल्यू 1 पुट करूं या k का वैल्यू 2 पुट करूं, फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल, दैट मींस a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 तो आ रहा है, मुझे इक्वल टू c1 by c2 भी तो लाना है। अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, 1 पुट किया तो दैट इज 2 by 1, सेकंड टर्म इज 8 by 4 so again this is 2 by 1 and थर्ड टर्म की बात किया that is 4 by 3 minus 1 so that is again 2 by 1। तो at 1 के लिए तीनों इक्वल आ रहे हैं, यानी 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट 3 नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है। तो दैट मींस यहाँ पे बच्चे यही गलती करते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने के बाद जो क्वाड्रेटिक से दो आंसर आता है उसे टिक करते हैं, जबकि ये गलत है। ओनली वन वैल्यू के लिए ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है, ओनली वन वैल्यू के लिए ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है। गुड इट्स वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्लीज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, चैट बॉक्स में आंसर करें।
सॉरी बच्चे फॉर डिस्टर्बेंस। क्या आंसर आ गया? फोर्थ आंसर आ गया क्या? यस सर। ओके, कहीं गलती हुई है, फोर्थ ऑप्शन नहीं आएंगे। प्लीज पॉइंट से दैट कि अगर मैं यहाँ पे देख लूं तो मेरा टर्म्स क्या हो रहा है? T3 का वैल्यू हो जाएगा 3/5, T4 का वैल्यू हो जाएगा 4/6, T5 का वैल्यू हो जाएगा 5/7। यस और नो? प्लीज एक बार रिप्लाई कर दो, यस और नो। यस सर, यस सर। T3 का वैल्यू हो जाएगा 53/55। अगर आप देखो तो फर्स्ट के टू टर्म्स को छोड़ करके अपर के सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं और लास्ट के टू टर्म्स बच रहे हैं। दैट मीन्स मेरा आंसर आ रहा है 3 × 4/54 × 55। सो मैंने कैंसिल आउट कर दिया, दिस इज 18 × 55। यह और भी 4 भी कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 2/9। सो 2/55 × 9 दैट इज 495। समझ में आया? प्लीज एक बार रिप्लाई कर दें। यस सर, वो T3 से लेना था, मैं T1 से ही ले लिया था उसको। और ये गलतियां हो सकता है एक्चुअल पेपर है, एग्जाम हॉल में भी प्रेशर में आप कर रहे हैं। ये पॉइंट्स याद एग्जाम में नहीं, यही पॉइंट हमें याद रखना है और मुझे इसी को इम्प्रूव करना है कि ये गलतियां ना हो। बच्चे मैं जितने ईयर का मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं उसमें जो बच्चे से देखा हूँ 80% बच्चे इसलिए रुक जा रहे हैं क्योंकि उनकी कैलकुलेशन एरर की वजह से हो रही है। कॉन्सेप्चुअल एरर किसी भी बच्चे के पास बहुत रेयरली होता है। कॉन्सेप्चुअल एरर करके आया, कैलकुलेशन एरर बहुत ज्यादा परसेंटेज डिक्रीज करते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिए। सॉल्व दिस वन। ये मुश्किल है सर, थोड़ा आप ही बता दीजिए इसमें। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया किस कॉन्सेप्ट से, जरा उस पॉइंट को समझिएगा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। मैं अगर ये लिख दूं, आपने इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/30 डॉट 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 1/90। इसको सॉल्व करके मुझे बता दीजिए क्या आएगा आंसर। कभी इस तरह के क्वेश्चन से मुलाकात हुई है? नहीं, सीरीज से तो हुआ है बट इस वाले से नहीं। यह भी एक सीरीज था, इससे जरा मैं एडवांस वर्जन में एक स्टेप प्रीवियस लिखा था, आपके एग्जाम में हो सकता है या तो ये लिखा हुआ आ जाए या अगला स्टेप ये आ जाए। 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5। दैट मीन्स यहाँ 20 हो जाएगा, सॉरी डॉट 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 1/90 मीन्स 9 × 10। अब प्लीज रिप्लाई कर दो, क्या अब आंसर हो जाएगा या नहीं होगा? इसमें से 1/2 कॉमन निकालने के बाद करेंगे। नो नो नो, 1/2 हम कर बच्चे। यहाँ पे जब भी इस तरह के टर्म्स आए हम कैलकुलेट कर ही बहुत लंबा टर्म्स चलता जा रहा है। सो इसके सिर्फ हम फर्स्ट टर्म्स को ब्रेक करें। फर्स्ट टर्म में क्या दिख रहा है मुझे? 1/1 × 2 दैट मींस 1/1 माइनस 1/2 हो जा रहा है क्या? अगर आप एलसीएम ले लिए तो दैट इज 1 × 2, ऊपर में आ गया 2 - 1, सो दैट इज, अगर मैं ये हो गया तो 1/1 × 2 हो रहा है। सो अगर मैं इसे ये लिख दूं तो मुझे कोई दिक्कत है? नहीं, नहीं दिक्कत है। मैं अगर यहाँ पे देखूं तो मैंने लिख दिया 1/1 माइनस 1/2 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या लिखूंगा? 1/2 माइनस 1/3।
Yes. नेक्स्ट टर्म क्या लिखूं? 1/3 माइनस 1/4 1/4 अप टू 1/9 माइनस 1/10. 1/10. अब आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट टर्म्स को छोड़ करके और लास्ट टर्म को छोड़ के सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि पहले उसका माइनस आ रहा है, बाद में उसका प्लस आ रहा है, तो ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो गए. दैट मींस आपके पास रिमेनिंग बच गया 1 माइनस 1/10. सो आंसर इज 9/10, यानी दैट इज 0.9 आ गया. प्लीज एक बार ये रिप्लाई कर दो, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes sir. अब ऊपर वाला जो टर्म्स था, ये यहां से ये मैंने लिखा था, हो सकता है अगर आपको ये लिखते तो बहुत अच्छी बात है. अगर ये ना लिखे आपके क्वेश्चन में, ये अपर पार्ट लिखते हैं, तब भी आप इसे ये सॉल्व कर लोगे. यानी 1/2 देखते ही हमने सोचा कि 1 इंटू 2 है, 6 देखते ही 2 इंटू 3 है. मुझे इस तरह से पॉइंट ऑफ एंगल सोचना पड़ेगा. फिर क्वेश्चन आता है मन में, क्या सर ये ऑलवेज यही चीजें होती है? नहीं बच्चे, अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7, दैट मीन्स मैं हो सकता था इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देता, या अभी मैं ब्रेक करके ही लिख रहा हूँ, डॉट 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 डायरेक्टली मैं चल रहा हूँ 1/19 इंटू 21. अब मैं पूछ लिया इसका प्रोडक्ट बता दो कितने आ जाएंगे. और यहाँ से ये क्वेश्चन का आंसर आएगा, यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को आप ढंग से समझ पाएंगे. 10/21 आ रहा है इसमें. 10/21, वेरी गुड. बिकॉज यहाँ पे जब मैंने डिफरेंस देखा तो 2 का डिफरेंस था. सो अगर ये 2/1 इंटू 3 रहता, तब मैं ये ब्रेक कर सकता था कि 1/1 माइनस 1/3, दैट इज 2/1 इंटू 3 आ रहा था. लेकिन मुझे तो गिवन था 1/3. मैंने क्या किया, अपने तरफ से एवरी टर्म को ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ऊपर वाला जाकर के तो सबको 2 प्रोवाइड कर दिया. दैट मींस मेरा बाहर कॉमन आ गया 1/2. अब अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 डॉट 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 1/19 माइनस 1/21. सारे टर्म्स कैंसिल आउट होने के बाद जो आपके सामने रिमेनिंग बच रहे हैं, दैट मींस 1/1 माइनस 1/21. बाहर में 2 कॉमन था, 1/2 कॉमन था, सॉल्व कर लिए, दैट इज 20/21. और बाहर में 1/2 कॉमन था, 2 से कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 10/21. प्लीज रिप्लाई कर दे, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर. अब यहां से लिंक करना, देखो गैप 2 का था, इसीलिए हमें 1/2 बाहर कॉमन लेना पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर अगर 2 नहीं था तो मुझे 1/2 लेना पड़ रहा है. अगर मैं गैप यहाँ 4 का रखूंगा, मुझे 4 कॉमन लेना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 अप टू कितने आ गए? 3 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है, 3n प्लस 1, तो 3 से 91 इंटू 94. और मैं पूछ लिया इसका सम क्या आ जाएगा, तब मैं इसमें क्या करूंगा? मुझे यहाँ दिख रहा है कि डिफरेंस 3 का चल रहा है, दैट मीन्स ऊपर 3 आना चाहिए था, 3 नहीं आ रहा है, तो मैंने 1/3 कॉमन ले लिया. मुझे पता है बाकी सब एज इट इज रहेगा, फर्स्ट टर्म बचेगा, बीच के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट टर्म बच जाएंगे, दैट मीन्स 1 माइनस 1/94 हो जाएगा. इसको सॉल्व करके मेरे आंसर आ जाएंगे. बच्चे फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर. 31/94. प्लीज रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर. अब यही कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 14 में चलता है. अब यहाँ तो एवरी जगह पे डिफरेंस सेम नहीं है, इसीलिए ऊपर में डिफरेंस कर रखा है, यानी 4 को मैं क्या ब्रेक करूं, 1 इंटू 4. देखिए 3 का डिफरेंस आया. और इसको ब्रेक करते ही मुझे हिंट मिल गया कि अगर यहाँ पे 1/4 आ रहा है, 1 इंटू 4 आ रहा है, दैट मींस 1/1 माइनस 1/4 हुआ है. सो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वाले में ये माइनस 1/4 हुआ है, तो यहाँ प्लस 1/4 बनना चाहिए. तो दिस मींस 4 से अगर मैंने सोचा, दिस इज 4 इंटू 9. नेक्स्ट टर्म के बारे में सोचा, दैट इज 9 इंटू 16. और इसी ढंग से चलो तो दिस इज 81 इंटू 100. 81 इंटू 100. और मेरे को ऑटोमेटिकली जो गैप बनता जा रहा है उसके वैसे अपर पार्ट आता चला जाएगा. अगर आप इसे लिखें तो दिस इज व्हाट, 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/9 प्लस 1/9
-1/16 डॉट 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 1/81 -1/100 सारे मिडिल वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो गए 1 -1/100 दैट इज 99/100 सो आंसर इज 0.99 थर्ड ऑप्शन प्लीज एक बार रिप्लाई कर दे क्या ये पॉइंट समझ पाए यस सर अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है नो सर बढ़िया था ये इस तरह के क्वेश्चन ये एक्चुअल कैट के पेपर्स के क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन देख आ सकते हैं यहाँ पे जब भी डिफरेंस दिखे तो हमें ये डिफरेंस का पैटर्न समझना पड़ेगा कि एक्चुअली बन कहाँ पे रहा है अगर डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस वाली कहानी थी तब तो कोई दिक्कत नहीं था लेकिन वो जनरल क्वेश्चन है तो उसे थोड़ा सा एडवांस वर्जन में इसे कर दिया गया कि भाई साहब यहाँ तो कॉमन डिफरेंस ही नहीं चल रहा है तो मैं कैसे सॉल्व करूँ देन सॉल्व दिस वन बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये तो नॉर्मल एपी का फॉर्मूले के बेस्ड क्वेश्चन है एक बार प्लीज क्विकली इसके आंसर रिप्लाई कर दें वेरी गुड वेरी गुड सरस बच्चे दोनों लोगों के बिल्कुल करेक्ट आंसर है सॉल्व दिस वन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है तो मुझसे अगर पूछा जाए तो एलिमेंट बिकॉज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है इसीलिए अर्थमेटिक मैं इसे कभी भी एपी का क्वेश्चन बोलूंगा नहीं ये एपी के क्वेश्चन ही नहीं है बस क्या आप बोल रहे हो ऑप्शन वाइज चेक करेंगे क्या कर आप मैं समझ नहीं पाया कौन से ऑप्शन की बात कर रहे हो वेरी गुड थर्ड ऑप्शन आएगा नहीं उत्कर्ष आई थिंक थर्ड तो नहीं आना चाहिए क्योंकि इवन इवन नंबर ऑफ फैक्टर हो ही नहीं उत्कर्ष कुछ गलती रह गई वेरी गुड बच्चे बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन आएगा प्लीज समझिए इस क्वेश्चन में क्या करें अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस जो मुझे दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 999 जो भी कॉमन डिफरेंस बनेगा दैट इज द फैक्टर ऑफ 999 यस और नो क्योंकि तभी आप 1 से 100 तक आ सकते हो और इसका दूसरा ये प्रॉब्लम है कि 999 का फैक्टर ही क्यों होगा बिकॉज सॉरी यस उत्कर्ष आपके 7 आए सो फैक्टर ऑफ 999
सो फैक्टर ऑफ 999 में मैं अगर बात करूं तो इसमें 999 तो कभी कंसीडर नहीं होगा। कौन कौन 999 के फैक्टर आ रहे हैं? 1 3। नेक्स्ट फैक्टर 999 का क्या होगा? 7 तो होगा नहीं, 11 भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्या फैक्टर आएगा? दैट इज 9। 9 के बाद 9 आ गया तो 27 इंटू 37 27 आ जाएगा, 37 आ जाएगा। एंड देन 111 भी आ जाएगा। और भी कुछ बच गए? 336 और एक तो 999 आएंगे। तो 999 कंसीडर नहीं होगा बिकॉज 999 लेने के बाद ओनली 2 ही टर्म्स हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म ये है तो सेकंड टर्म ये है, और आपको बोला गया एटलीस्ट 3 एलिमेंट होने चाहिए, तो 999 तो नहीं लेने हैं। यानी आपके ये सारे कॉमन डिफरेंस के ऊपर जितने भी एपी बनेंगे वो पॉसिबल है। तो टोटल कितने? 7 टर्म्स हो सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन। जी हाँ बच्चे, 333 मैंने, अच्छा सॉरी 333 मैंने नहीं लिखा। नहीं, 333। So 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बिल्कुल। बच्चे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस क्वेश्चन? बच्चे एक बार प्लीज रिप्लाई कर दो, क्लियर और नॉट। ओके, देन सॉल्व दिस वन। अगेन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बट लैंग्वेज की वजह से बच्चे इस क्वेश्चन में गलतियां करते हैं। आंसर वेरी गुड। समझ बच्चे। नहीं बच्चे, मिनिमम वैल्यू पूछा गया था, और अगर आपके सेकंड ऑप्शन आ रहे हैं तो 6 आप कहना चाह रहे हो। नहीं बच्चे, पॉइंट समझना। terms are in GP, so mth term is a r to the power m minus 1, that is equal to 3/4, and nth term is a r to the power n minus 1, that equal to 12, and say that n is greater than m, that means अगर यहाँ पे डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने के बाद इसे डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ, a r to the power m minus 1 equal to 3/4, 4 ऊपर चले गए कैंसिल आउट होकर के, that means r to the power n minus m equal to
16. So r to the power n minus m is equal to 16 और 16 किस किस की वजह से आ सकता है, तो दैट इज -2 के पावर 4 और 2 के पावर 4, -4 के पावर 2 और 4 के पावर 2, यह चार कंडीशन 16 के लिए ओनली पॉसिबल है। सो अगर मैं सोचूं तो यहां से मेरे को एक तो r का वैल्यू अगर ये होगा तो n माइनस m का वैल्यू ये होगा, r का वैल्यू ये तो ये। अब इसमें मुझे ये चेक करना पड़ेगा सम मिनिमम कहाँ पे बन रहा है। सम मिनिमम इज हियर बिकॉज r का वैल्यू अगर -4 ले लिए तो -4 + 2, बिकॉज मुझे पूछा गया था r + n माइनस m, -4 + 2, सो आंसर इज -2। मिनिमम यही पे बन रहा है। बच्चे फटाफट एक बार रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट समझ में आ गए? ओके, सॉल्व दिस वन। अगेन ये लास्ट ईयर कैट का क्वेश्चन है। आई थिंक लास्ट ईयर कैट का ही क्वेश्चन है। वेरी गुड। देखिए बहुत ही क्वेश्चन। Point say that in finite geometric series property that an is equal to this, so अगर मैं n is equal to 1 पुट किया तो a1 is equal to a2 plus a3 डॉट डॉट डॉट। तो दैट मीन्स मैं अगर यहाँ से देखूं तो मुझे ये बताया गया था दिस इज इक्वल टू दिस। सो अगर मैं इन सब का वैल्यू a2 से लेकर के डॉट 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 तक का वैल्यू कैलकुलेट करूं तो दैट इज इक्वल टू 32 माइनस a1। सो मैं क्या लिख सकता हूँ a1 इक्वल टू
3 इंटू 32 माइनस A1, और यहां से जब मैंने इसे ब्रैकेट ऑन करके सॉल्व किया तो 4A1 इक्वल टू 3 इंटू 32, सो A1 इक्वल टू 24। अब मैंने A1 का वैल्यू 24 निकाल लिया। सिमिलरली इफ n इक्वल टू 2, तो दिस इज A3, दिस इज A4, दिस इज A5 डॉट डॉट डॉट। तो अगर मुझे A2 का वैल्यू यहां से कैलकुलेट करना हो तो A2 इक्वल टू व्हाट, A2 इक्वल टू 32 माइनस A1, और माइनस में एक ही साथ ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं A3 प्लस A4 डॉट डॉट डॉट। सो मुझे 32 का वैल्यू, A1 का वैल्यू पता चल चुका है, 32 माइनस 24 माइनस A2 इक्वल टू 3 इंटू दिस इक्वल टू A2 आ गया। सो मैं अगर यहां से कैलकुलेट करूं तो A2 इक्वल टू 3 इंटू 8 4A2। सो यहां से सॉल्व कर लिए, A2 का वैल्यू 6 आ गया। बच्चे प्लीज रिप्लाई कर दो, A1 का वैल्यू 24 आया था और A2 का वैल्यू 6 आ गया। ये दो पॉइंट क्लियर है? ओके। अगर ये दो वैल्यू आ गए तो आपको यहीं से पता चल चुका है ना, A1 इक्वल टू तो A हो गया और A2 इक्वल टू AR। सो R का वैल्यू आपको कैलकुलेट होके आ गया, दैट इज 1/4। अब R का वैल्यू अगर आपको पता चल चुका है तो A5 का वैल्यू पूछा गया है, तो A5 इक्वल टू 24 इंटू R टू द पावर 5 माइनस 1, सो 1/4 टू द पावर 4। इसे आप जब सॉल्व कर दिए तो दिस इज 3/32। तो फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया मेरे? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस वन।
बच्चे इस क्वेश्चन को लॉजिकली और बाय ऑप्शन आप सॉल्व कर सकते हो। वेरी गुड। प्लीज समझना इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। मैं दो मेथड की बात करूंगा, दोनों ही मेथड से बहुत ही आसान से हो जाएंगे। एक तो एक्चुअल मेथड जो नहीं, फर्स्ट ऑप्शन बच्चे आएंगे जिसमें मेरे को ऑब्जेक्शन था, उसी पॉइंट पे आप लोग पहुंचे और उस बेसिस पे मैं दिखाऊंगा आंसर क्या है। मैं पहला अगर वैल्यू देखूं तो 1 + 1/1 + 1/4। सो अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं एलसीएम लेकर के, that is equal to 2 + 1/4, so that is equal to 9/4, that value is 3/2 under root method। फर्स्ट टर्म्स का वैल्यू 3/2 है। मैं नेक्स्ट टर्म्स की तरफ अगर चेक करूं तो नेक्स्ट टर्म का वैल्यू क्या आएगा। सिमिलरली अगर सॉल्व कर दूं 1 + 1/4 + 1/9, सो एलसीएम इज 36, ऊपर में सम कर लेंगे 49 आ जाएगा, सो दैट इज 7/6। अगर आप इसी तरह से पैटर्न देखते जाए तो आपको एक पैटर्न सा मिलता चल जाएगा कि दैट इज 3/2, दैट प्लस दैट इज 7/6। अगर मैं नेक्स्ट टर्म की बात कर लूं तो 1 + 1/9 + 1/16, सो डिनोमिनेटर अगर 12 आ गया तो ऊपर में 13 आएगा, सो दैट इज 13/12। अप टू ये वैल्यू चलते जाएंगे, मुझे इनका सम चाहिए। अगर मैं एवरी टर्म्स के बाद अगर चेक कर रहा हूं तो एक पैटर्न मुझे क्या दिख रहा है। अगर मैं पैटर्न वाइज बात करूं तो यहाँ पे देखिए हमें पैटर्न क्या दिख रहा है कि हर एक का वैल्यू 1 से ज्यादा है। सो 1 से ज्यादा है और टोटल टर्म्स कितने होंगे, एक बार चैट में रिप्लाई कर दो तो यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने आएंगे। टोटल टर्म्स 207 आएंगे। सो जो भी वैल्यू जाएगा वो 207 से प्लस में चलता जा रहा है। बच्चे प्लीज समझना, अगर आप वैसे भी काउंट करो तो इसका वैल्यू 1 से तो ज्यादा हर एक टर्म्स का वैल्यू आएगा, टोटल टर्म्स 207 तक चलता जा रहा है, क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया है, 2 3 4 इस तरह से 207। तो जो भी वैल्यू आएगा 207 से तो प्लस में आएगा, तो माइनस वाला तो दोनों ऑब्जेक्शन कर। अब या तो आंसर फर्स्ट हो रहा है या फोर्थ हो रहा है। उत्कर्ष ने करेक्ट आंसर फर्स्ट रिप्लाई किया था और अमन ने फोर्थ रिप्लाई किया था। अब मुझे देखना है अब इसके बाद कौन सा करेक्ट है। तब पहले ही ऑप्शन में जरा कंडीशन चेक कर लो ना, फर्स्ट 2 को लेकर के अगर मैं ऑप्शन चेक करूं, फर्स्ट 2 को लेकर के मैं अगर ऑप्शन चेक करूं, फर्स्ट का वैल्यू आया था 3/2 एंड सेकंड का वैल्यू आया था 7/6। मैंने इन दोनों को जब ऐड कर दिया था दैट इज 6, सो 9 + 7 दैट इज 16/6, सो दिस इज 8/3। अगर मैं इस 2 टर्म्स को 2 के टर्म में लिखना चाहूं तो या जस्ट जो भी जितने टर्म्स थे +1 3 के टर्म में लिखना चाहूं तो व्हाट इज 3 - 1/3। फर्स्ट 2 टर्म्स को मैंने लिखा 3 - 1/3। क्या आ रहा है बच्चे, यहाँ 3 - 1/3 कहने का क्या मतलब था, 2 + 1 - 1/3।
सिमिलरली अगर फर्स्ट 3 टर्म को लेता दैट इज 13/12 को ऐड करते और आप अगर इसको ब्रेक करते सॉल्व करते तो दैट इज 4 माइनस 1/4 आ जाता। सो मुझे दिख रहा है कि जो वैल्यू आ रहा है उतना ही माइनस हो पा रहा है, तो आप इस तरह से करें या इसे पूरी यह टर्म्स इस फॉर्मेट में ब्रेक करके लेके आओ, एवरी टर्म्स को ऐसे सॉल्व करके ब्रेक करके लेके आओ, या मैं नॉर्मली देखा तो मेरा आंसर फर्स्ट आ गया। प्लीज एक बार रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? ओके, तो चलिए आज की क्लास को फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। अच्छा, मैंने रिकैप वाले क्वेश्चंस नहीं करवाए, रिकैप वाले टेस्ट मुझे लगा वो टेस्ट तो क्लास में बैठ के करने का कोई मीनिंग नहीं है, तो आप लोग को सारे टेस्ट रिकैप वाले टेस्ट जरूर कंप्लीट कर लेना। ओके बच्चे, ओके चलिए, थैंक यू जी।